Good morning, students. Today I will further continue the revision of first chapter of civics. Ladakh. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। There are very few trees that can grow in the region. इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। People here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce पश्मीना wool. यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। This wool is priced and पश्मीना shawls cost a lot of money. यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। The people carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, यानी चीज क्या होता है, एक खास तरह का छेना होता है, एवं मांस खाते हैं। Each family owns some goats, cows and ewes, यानी yak cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called तिब्बत। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया
क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे हम आज तिब्बत कहते हैं। These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियां आदि लेकर चलते थे। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. कल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम्स। लद्दाख में गानों और कविताओं की बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल epic, the Kesar song, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डिमम्स आर ग्राउंड ऑन द हिल्स। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। Jewish and Arab traders were the first to come here. सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। The opposite of chief Sir Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। Many Arab traders also come and
settled down here. अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए. इब्न बतूता, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travel in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी. द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भासता जाना. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं. द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक exactly like the Chinese fishing nets and are called चीनावाला. चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावाला कहते हैं. Even the utensils used for frying is called the Chinapatti, and it is believed that the word Chin could have come from China. तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं. इनमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. दोनों व्यापारियों ने प्रभावित किया. दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया.
It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drove traders to these regions. जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. और इस तरह पता लगता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है. The influences of diverse culture is not merely a thing of the past. विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life. हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है. हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीत रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं. Tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. ठीक इसी प्रकार अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं. अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता. Indians' diversity has always been recognized as a source of its strength. भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and relational backgrounds came together to oppose them. Indian freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे. उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them.
इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे एक थे। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ओ फ्रेंड, इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना और खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। द हंटर हैज टर्न अवे एवर सिंगल फ्लावर। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट्स गार्डन डियर फ्रेंड। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोचे जलिया बाग में हम और सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। हैविंग फ्लैन टू bullets we slept to Jallianwala Bagh, do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in the river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. A few tears for them. गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। दिस सॉन्ग वाज संग after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था और इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर, men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protest against the British। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung टू honor the memory of those
brave people. उसमें से बहुत से लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside but rather। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। It was something deeper and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the कंट्री। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। थैंक यू।